अध्याय 29 लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र। लीग की कई हिस्ट्री बुक्स में उस बातल का जिक्र मिलता है, डे ऑफ द फींडिश कलामिटी। जहाँ तक जिंग डेओक्सियन की बात है, उसे लोग फींड किंग कहते थे। उस समय एपिक एक्सपर्ट्स आज जितने नहीं थे, और जिंग डेओक्सियन ने जब 27 एपिक एक्सपर्ट्स को मार गिराया, तो इसका मतलब था कि लगभग पूरी ह्यूमैनिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स का सफाया इस एक लड़ाई ने इंसानों की ताकत को कम से कम 10 साल पीछे धकेल दिया था। जू वेन ने सामने खड़े उस बूढ़े को घूरा, ये बीमार सा लगता आदमी उस खतरनाक फींड किंग से मेल ही नहीं खा रहा था जिसके लेजेंड्स उसने पढ़े थे। क्या आप ही फींड किंग जिंग डेओक्सियन है? जू वेन को डर नहीं लग रहा था। वो जानता था कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला उसे बांध कर खड़ा करे या आज़ाद छोड़े। क्या तुम अब उसे चाहते हो? जिंग डेओक्सियन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, जू वेन ने बिना झिझक जवाब दिया। उसके पास इस शैतान के हाथों मरने का इरादा नहीं था। जिंग डेओक्सियन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, तुम कह तो रहे हो, पर अंदर से तुम उसे नहीं चाहते। भले ही ले लो, पर कल्टिवेट तो नहीं करोगे। क्या ये आदमी पागल है? जू वेन ने सोचा, मैं तो बिल्कुल कल्टिवेट नहीं करूंगा। अगर वो स्काईफीन ट्रीटिस सच में तुम्हारा प्रोमोडियल एनजीआत है, तो लीग की गवर्नमेंट मुझे तुमसे जुड़ा मानकर वांटेड कर देगी। मुझे क्यों चाहिए वो मुसीबत? जिंग डेओक्सियन कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई। उसने नोटबुक हटाई और जेब से एक और चीज़ निकाली। ये एक वायलेट कलर का मेटल बॉक्स था, कॉपर जैसा, पर उसकी चमक के बिना सतह पर अजीब सी कटी-फटी पैटर्न्स बनी थीं और बीच में 3 शब्द खुदे हुए थे, लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र। जू वेन ने शब्द पहचान लिए, पर उनका मतलब नहीं समझ पाया। बुजुर्ग ने बॉक्स का ढक्कन उठाया। जू वेन को तभी पता चला कि वो असल में बॉक्स नहीं बल्कि वायलेट मेटल की पतली शीट्स थीं। आपस में जुड़ी हुई हर शीट पर इतनी छोटी लिखावट थी कि मक्खी के सिर जितने अक्षर। जिंग डेओक्सियन ने उन्हें बस जू वेन के सामने लहराया और फिर वापस जोड़कर सिगरेट केस जैसा ब्लॉक बना दिया। फिर उसने वो जू वेन के हाथ में रख दिया। इसमें एक प्रोमोडियल एनजीआत लिखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आराम से कल्टिवेट करना। उसकी अजीब मुस्कान और सफ़ेद दांत देखकर जू वेन की रूह कांप उठी। जिंग डेओक्सियन खांसते हुए झुके हुए कंधों के साथ अंधेरी गली से निकल गया। जू वेन ने तभी महसूस किया कि उसके शरीर पर जो इनविजिबल फोर्स थी वो गायब हो गई है। उसने जल्दी से उस डायरेक्शन में देखा, मगर जिंग डेओक्सियन कहीं नजर नहीं आया। फिर उसने हाथ में पकड़े मेटालिक स्लैब पर नजर डाली। इतिहास की किताबों में जिंग डेओक्सियन को एक्सेंट्रिक और क्रूअल बताया गया है। वो जो चाहे करता था, उसके लिए किसी को मारना उतना ही आसान था जितना खाना। जू वेन को नहीं लगता था कि ऐसा आदमी सच में उसे कोई हाई ग्रेड प्रोमोडियल एनजीआत मुफ्त में देगा। जू वेन ने स्लैब को ध्यान से देखा। बंद होने पर वो एक मेटल सिगरेट केस जैसा ही लगता था। उसने लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र खोलने की हिम्मत नहीं की। उसके पास मिस्टीरियस फोन और सन स्ट्रेफ आर्ट पहले से थे। एक्सपर्ट बनने के लिए वही काफ़ी थे। क्यों रिस्क ले किसी डेवल के दिए आर्ट को प्रैक्टिस करके? थोड़ी देर सोचा, फिर जू वेन ने स्लैब को पॉकेट में डाल लिया। पहला कारण, कहीं जिंग डेओक्सियन आसपास देख रहा हो, और अगर उसने ये फेंक दिया तो वो नाराज होकर उसे वहीं मार डाले। दूसरा कारण, अगर इसमें कोई ट्रैप हुआ तो दूसरों को भी नुकसान हो सकता है। जिंग डेओक्सियन जिस दिशा में गया था, उधर देखते हुए जू वेन ने सुपरमार्केट की ओर कदम बढ़ाए। उसी वक्त शहर के दूसरे छोर पर खड़ा जिंग डेओक्सियन हल्की मुस्कान लिए देख रहा था। मैंने तो तुझे एक अपॉर्चुनिटी देनी चाही थी, लेकिन तू तो निरे बेवकूफ़ निकला। इस दुनिया में जो मुझे रिजेक्ट करता है वो कभी चैन से नहीं जीता। लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र चाहे कल्टिवेट करो या मत करो, तेरा अंत तो पक्का है, और इसमें गलती सिर्फ तेरी है। अचानक जिंग डेओक्सियन का चेहरा सख्त हो गया। इतनी जल्दी पहुंच गए? वह शहर से बाहर की ओर चला गया। जू वेन अभी कुछ ही दूर गया था कि सामने से यूनिफॉर्म पहने लोग दौड़ते हुए आए। उनके कपड़े पुलिस यूनिफॉर्म जैसे थे, मगर कुछ फर्क भी था, वह पहचान नहीं पाया।
उनमें औरतें और मर्द दोनों थे, सब 20-30 की उम्र के। सबसे आगे एक आदमी था, पतला, नुकीली नाक और उसकी आंखें चाकू जैसी तेज, बस होठों के ऊपर एक हल्की सी मूंछ। अरे भाई, उधर से आते वक्त क्या किसी 70-80 साल के बूढ़े को देखा? उस आदमी ने बिना रुके जू वेन से पूछा। हाँ, शायद देखा था, वो उस तरफ गए थे, जू वेन ने उंगली से इशारा किया। आदमी ने उसे कुछ पल ध्यान से देखा, सिर हिलाया और अपनी टीम को उसी डायरेक्शन में ले गया। जू वेन ने तब तक इंतजार किया जब तक वे दूर नहीं गए, फिर तेजी से सुपरमार्केट की तरफ बढ़ा। वो सच में इन सब झंझटों से दूर रहना चाहता था। उसका सपना सिर्फ गेम खेलते हुए पढ़ाई करने का था। आखिरकार वो सुपरमार्केट पहुंच गया और ढेर सारा खाना खरीदा। घर लौटकर फिर से ग्राइंडिंग शुरू कर दी। रात के 1 बजे तक गेम खेलने के बाद उसने खुद को मजबूर किया कि फ़ोन रखकर सो जाए। जू वेन की नींद हमेशा से अच्छी रही है। शायद उसका कारण उसका वो तालंत है, किसी भी काम में फोकस होकर तुरंत डूब जाना, पढ़ाई में भी और नींद में भी। वो 3 सेकंड में सो जाता था। उसे लगा कि इस बार भी वो सुबह तक आराम से सोएगा, लेकिन आधी रात को उसे कुछ गलत लगा। पहले कभी जू वेन बिना किसी डिस्टर्बेंस पूरी रात सो जाता था, मगर आज कमरा एकदम सन्नाटा लिए था, फिर भी वो अचानक जाग गया। अध्याय 30, स्लीप पैरालिसिस। धके धक धके धक। जू वेन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल सीने से बाहर कूद जाएगा। धड़कन तेज से तेज होती जा रही थी, मानो कोई ढोल बज रहा हो। क्या ये दिल की बीमारी है या फिर बार बार खून खोने का असर? जू वेन ने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। उसने सोचा आंखें खोलकर उठे और आराम पाए, लेकिन वो आंखें भी नहीं खोल पाया। बैठना तो दूर, उंगली तक हिला नहीं सका। ऐसा लग रहा था जैसे सपने में पेशाब लगने पर उठना चाहो पर उठ ना सको। ये क्या हो रहा है? जू वेन को एक अनहोनी का एहसास हुआ। वो जानता था कि ये सपना नहीं है, उसका दिमाग पूरी तरह जागा हुआ था। सबसे बुरी बात ये थी कि उसे ऐसा लग रहा था कोई उसके ऊपर बैठा हो, दबाव डाल रहा हो। वजन बढ़ता जा रहा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी न आंख खुल रही थी, न शरीर हिल रहा था, मानो वो हमेशा के लिए इस अजीब सपने में फंस गया हो। क्या ये वही भूत का दबाव है जिसके बारे में दादा बताया करते थे? जू वेन की माँ नहीं थी और उसके पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। बचपन से ही उसका पालन पोषण दादा ने किया। हर रात दादा सोने से पहले गोस्ट स्टोरीज सुनाते थे। शायद उन्हीं कहानियों में मिस्टीरियस फ़ोन की कहानी भी रही हो, पर अब जू वेन को याद नहीं। जो कुछ कहानियां बेहद डरावनी थीं, वही अब तक उसकी यादों में गहराई से अंकित थी। उनमें से एक थी भूत का दबाव। आज की हालत वैसी ही थी, दिमाग पूरा होश में, मगर शरीर पर किसी भारी चीज़ का बोझ। दिल तेजी से धड़क रहा था और वो कुछ कर नहीं पा रहा था। उल्टी जैसा मन हो रहा था, पर वो भी नहीं कर पा रहा था। ये यातना पूरी रात चलती रही। सुबह के 6 बजे के बाद जाकर वो आज़ाद हुआ। तुरंत उठकर बाथरूम भागा और टॉयलेट में उल्टी कर दी। बाइल तक बाहर निकल गया, फिर भी आराम नहीं मिला। क्या ये सिर्फ फूड पॉइजनिंग है? जू वेन को अचानक पिछली रात का जिंक डायोक्सिन याद आया। नहीं, कहीं ये उसी की वजह से तो नहीं। उसने मुंह धोया और ड्रॉअर से वायलेट मेटल शीट्स निकाली, वही लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र। धातु पर खुदे शब्द वैसे ही थे, न गहरे न उथले। ये जिंक डायोक्सिन कभी भी किसी अच्छे काम के लिए मशहूर नहीं रहा। उसने मुझे लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र क्यों दी? हो सकता है इसी में कोई जहर हो। जू वेन को शक हुआ कि शायद उस स्लाब पर कोई हलूसिनोजन है जो छूने से शरीर में उतर जाता है। स्कूल में उसने ये बेसिक नॉलेज पढ़ी थी और उसमें अच्छा भी था। उसने ट्वीज़र से स्लाब को उठाकर एक ग्लास कंटेनर में डाला और सिंपल टेस्ट किया, पर कोई पॉइजन रिएक्शन नहीं निकला। क्या सच में इसमें जहर नहीं है, या फिर ऐसा जहर है जिसे नॉर्मल तरीके से पकड़ा ही नहीं जा सकता? जू वेन ने माथे पर शिकन डाली।
खैर उसका शरीर धीरे धीरे सामान्य हो गया, दिल की धड़कन भी शांत, उल्टी भी थम गई। उसने डाइजेस्टिव मेडिसिन ली और सब ठीक लगने लगा। शरीर स्टेबल होने पर वो फिर से गेम में ग्राइंडिंग करने बैठ गया। अब जू वेन अकेले स्केलेटन जनरल को मारने लायक हो गया था, हालांकि उसे एक स्केलेटन जनरल को मारने में लगभग 1 घंटा लगता था। दूसरी बार स्केलेटन जनरल को मारने पर कुछ भी ड्रॉप नहीं हुआ। जू वेन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। वो खून वेस्ट करके एंशंट इंपीरियल सिटी डंजन को रिस्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने डंजन के अंदर और गहराई में जाने का सोचा। एंशंट बिल्डिंग्स एक बड़े मेज़ की तरह जुड़ी हुई थी। उसका मन एक इमारत में जाने का था, लेकिन डर भी था कि कहीं मर न जाए और खून बेकार जाए। जैसे जैसे वो भीतर गया, स्केलेटन सोल्जर्स की भीड़ बढ़ती गई। अंत तक पहुंचते ही स्केलेटन सोल्जर्स की लहरें इतनी ज़्यादा हो गईं कि साफ करना नामुमकिन हो गया, लेकिन स्केलेटन जनरल कहीं नज़र नहीं आया। आखिरकार उसने हार मान ली और बाहर निकलकर गेम क्विट कर दिया। पिछली रात अच्छी नींद नहीं मिली थी, थकान हावी हो रही थी। उसने सोचा जल्दी सो जाए ताकि कल नई एनर्जी से कोशिश कर सके। वो लेटते ही सो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से झटके से जाग उठा। फिर वही स्लीप पैरालिसिस। दिल तेजी से धड़क रहा था, कोई भारी चीज़ उसे दबा रही थी। घुटन, तकलीफ। कमबख्त, ये साधारण फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये तो जिंक डाइऑक्सिन का ही काम है। जू वेन के मन में गाली देने की तीव्र इच्छा हुई। उसका जिंक डाइऑक्सिन से कोई बैर नहीं था, बस उसने स्काइफिन ट्रीटीज को ठुकरा दिया था और ये नतीजा भुगतना पड़ रहा था। सच में नीच इंसान। ये हालत दूसरी रात भी सुबह होने तक चली। जैसे ही सूरज निकला, जू वेन का शरीर आज़ाद हुआ। वो फिर से बाथरूम भागा। इस बार उल्टी इतनी भयानक थी कि लगा पेट भी बाहर आ जाएगा। पर जैसे कल, डिस्कम्फर्ट जल्दी ही गायब हो गया। अगर टॉयलेट में उसकी उल्टी की गंध बाकी न होती तो जू वेन सोचता कि शायद सब भ्रम था। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका था ये सब जिंक डाइऑक्सिन की वजह से हो रहा है। लेकिन उससे बदला लेना नामुमकिन था। लीग ने दशकों से उसे पकड़ने की कोशिश की थी, पर नाकाम रही। जू वेन जैसा एक स्कूल का छात्र क्या कर सकता था? भले ही संयोग से वो जिंक डाइऑक्सिन को ढूंढ भी लेता, फिर भी उसके पास उसे हराने या सच उजागर करने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार उसने लॉस्ट इमोर्टल सूत्र स्लैब निकाली। इस बार उसने बिना झिझक उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। जिंक डाइऑक्सिन ने कहा था, इसमें एक रोचक प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट लिखा है, कल्टिवेट करके देखो। जू वेन को लगा शायद उसी में उसकी समस्या का हल छुपा हो। ये सोच भले ही बिना तर्क की थी, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। अब उसके पास सिर्फ यही रास्ता था, जानना कि आखिर ये लॉस्ट इमोर्टल सूत्र है क्या। चैप्टर 31, अनमेमोरेबल सूत्र। 13 वायलेट मेटल शीट्स आपस में ऐसे जुड़ी हुई थीं जैसे कोई मिनीकॉमिक बुक। बस खोलते ही उसके कंटेंट साफ नजर आने लगे। हर पेज पर दोनों साइड छोटे छोटे शब्द इतने डेंस लिखे थे कि जगह ही नहीं बची थी। जू वेन ने पीछे से पढ़ना शुरू किया। शुरू में ये टिपिकल प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट जैसा ही लग रहा था। उसमें ह्यूमन मैग्नेटिक फील्ड और प्रिमोर्डियल एनर्जी आर्ट जैसी बातें मेंशन थीं। लेकिन पढ़ते पढ़ते जू वेन को अचानक बहुत भूख लग गई। उसे याद आया कि उसके फेवरेट सॉल्टेड एग्स तो कल ही खरीदे थे। उसने लॉस्ट इमोर्टल सूत्र टेबल पर रखी, इंस्टेंट नूडल्स बनाए और उसमें एक सॉल्टेड एग डालकर आराम से खा लिया। खाना खाकर वो वापस सूत्र पढ़ने बैठा, लेकिन शौक हुआ उसे याद ही नहीं था कि उसने कहाँ तक पढ़ा था। जू वेन हल्का सा भौहें चढ़ाकर बोला, ये कैसे पॉसिबल है? मेरी मेमोरी कभी फेल नहीं होती। फोटोग्राफिक तो नहीं है, पर सालों तक याद रहती है। फिर भी 10 मिनट भी नहीं गुजरे थे और वो कुछ लाइंस भूल चुका था। जब उसने दोबारा लॉस्ट इमोर्टल सूत्र उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसे लगा जैसे पहली बार पढ़ रहा है। सब कुछ नया नया और अजनबी। वो जो कुछ मिनट पहले पढ़ चुका था
सब दिमाग से गायब। इसमें सच में कुछ गड़बड़ है, जुएन ने दांत भींचते हुए सोचा। उसने फिर से पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही थोड़ा ध्यान बंटा, भूख फिर से लग गई और एक पल की डिस्ट्रैक्शन ने फिर उसकी सारी रीडिंग प्रोग्रेस मिटा दी। अब की बार उसने स्ट्रैटेजी बदली, फ़ोन का नोट्स ऐप खोला और जो पढ़ेगा वो तुरंत लिख लेगा। पर जैसे ही एक सेंटेंस याद करके फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखा, दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। लिखने के लिए हाथ बढ़ाया तो लाइन याद ही नहीं रही। उसने पढ़ते पढ़ते साथ साथ लिखने की कोशिश की, बेकार। ज़रा सा ध्यान हटा और मेमोरी फिर से इरेज। उसने फ़ोन से पिक्चर्स खींचने की सोची, लेकिन जब गैलरी में देखा तो फ़ोटो में बस एक यूनिफॉर्म वायलेट सरफेस थी, एनग्रेविंग्स बिल्कुल भी नहीं। जुएन का दिल बैठ गया। ये लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र सच में अजीब है। पढ़ते वक्त तो कंटेंट याद रहता है, पर नज़र हटते ही सब वानिश, और ऊपर से टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते अजीब डिस्ट्रैक्शन आने लगती है। भूख, उलझन, बेचैनी, ये नॉर्मल नहीं है। उसे पता नहीं था कि ये सूत्र सिर्फ अजीब नहीं बल्कि खतरनाक भी है। शुरू में डिस्ट्रैक्शंस आती थीं, लेकिन आगे चलकर यही जानलेवा हो सकती थीं। इतिहास में कई एपिक स्टेज एक्सपर्ट्स इसी सूत्र को पढ़ते हुए मारे गए थे। कुछ तो जिंदा बचे लेकिन पागल हो गए, उनकी हालत किसी इडियट जैसी हो गई। यहाँ तक कि जिंग दयोक्सियन भी इस सूत्र को पूरा नहीं पढ़ पाया, आधे में ही बंद कर दिया और दोबारा छूने की हिम्मत नहीं की। पर ये सूत्र अपने ओनर से जादुई तौर पर जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो इसे फेंक भी नहीं पाया। असल में जिंग दयोक्सियन खुद भी इसी सूत्र की वजह से एक डायमेंशनल जोन में बुरी तरह घायल हुआ था, वरना उसका इरादा इससे छुटकारा पाने का था। और अब जब जू वेन ने उसका स्काइफिन ट्रीटिस रिजेक्ट कर दिया, तो जिंग दयोक्सियन ने उसे यही लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र थमा दिया, ताकि वो इसमें कल्टिवेट करे, सफ़र करे और शायद ट्रैजिक मौत मरे। उसकी नीच सोच आम इंसानों से कंपेयर ही नहीं की जा सकती थी। सचमुच वो एक डेविल था। जू वेन ने जब ये महसूस किया तो उसने आगे पढ़ना बंद कर दिया, बल्कि उसने सोचा कि अगर वो खुद को इस सूत्र और मेटल स्लैब से डिस्टेंस करके रखे तो शायद इफ़ेक्ट कम हो जाए। इस बीच गाइड सिटी के एक होटल स्वीट में कुछ लोग टेबल के चारों तरफ बैठे डिस्कस कर रहे थे। अगर जू वेन वहाँ होता तो उन्हें तुरंत पहचान लेता, वही यूनिफॉर्म्ड पर्सनल जिनसे उसकी उस रात मुलाकात हुई थी। हम जिंग दयोक्सियन को फिर से खो बैठे, दाम इट, एक आदमी गुस्से में बोला। उन्हें बड़ी मुश्किल से उसकी लोकेशन की क्लूज मिली थीं। ऊपर से जिंग दयोक्सियन बुरी तरह इंजर्ड भी था। परफेक्ट चांस था उसे पकड़ने का, लेकिन वो फिर भी स्लिप होकर भाग निकला। इतनी भारी चोटों के बाद भी उसने हमारी ब्लॉकेड तोड़कर कैसे एस्केप किया, वो भी बिना हमें पता चले, एक औरत ने हैरानी से पूछा। दूसरा बोला, चाहे कितना भी इंजर्ड क्यों न हो, वो जिंग दयोक्सियन है। अगर हमने शुरुआत से ही पूरी गाइड सिटी सील कर दी होती तो शायद मौका मिलता। सब लोग अपने अपने विचार रख रहे थे, लेकिन एक आदमी सीट ऑफ ऑनर पर चुपचाप बैठा था। उसकी उंगलियां टेबल पर रिदम में ताप कर रही थीं, आंखें आधी बंद, जैसे गहरी सोच में हो। वो था मिनिस्टर कायरो सियुअन। तभी एक ब्लॉन्ड ग्रीन आइड औरत ने टीजिंग लहजे में पूछा, मिनिस्टर कायरो, आपकी राय क्या है? कायरो सियुअन ने टापिंग रोककर सबकी तरफ नज़र दौड़ाई और धीरे से बोला, जिंग दयोक्सियन गाइड सिटी में कितने टाइम के लिए था? एंट्री से लेकर एग्जिट तक एग्जैक्ट ड्यूरेशन बताओ। महिला ने टैबलेट खोला, डेटा चेक किया और बोली, ऐसे आदमी की मूवमेंट्स ट्रैक करना मुश्किल होता है, पर आई इन द स्काई सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। उसके वीडियो फीड से कंफर्म है कि जिंग दयोक्सियन ने गाइड सिटी में 8:30 PM पर एंट्री की और 9:20 PM पर निकल गया, यानी सिर्फ 50 मिनट रुका। कायरो सियुअन ने मैप पर रेड लाइन खींचते हुए कहा, यह हमारी पसूत की पाथ है। इन्फॉर्मेशन कहती है कि वो बादली इंजर्ड था, स्पीड ज़्यादा नहीं होगी और उसने ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं किया। महिला ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, स्नैपशॉट्स भी यही दिखाते हैं। वो स्लो ही चल रहा था। करीब 8:55 PM
तक वो सेंट्रल स्क्वेयर पहुंचा था। कायरो सियोन ने बीच में टोका और सब पर नज़र डालकर बोला, तो क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि ज़ाइंजन रोड से चांगजियांग रोड तक का स्ट्रेच उसकी पूरी जर्नी का सिर्फ 5% है, फिर भी उसने वहाँ पूरे 10 मिनट लगाए क्यों? सब खामोश रहे। आखिरकार एक जवान आदमी बोला, शायद वो वहीं कहीं रुककर अपने जख्मों पर ट्रीटमेंट कर रहा होगा। कायरो सियोन की नज़र ठंडी थी। उसने पूछा, क्या तुम लोगों को याद है कि उसी स्ट्रेच पर हमारी मुलाकात एक हाई स्कूलर से हुई थी? महिला की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। आप कहना चाहते हैं वो लड़का, वो ही जिससे आपने पूछा था कि जिंग डेओक्सियन किस डायरेक्शन भागा है? चैप्टर 32 सनसेट कॉलेजेस न्यू डिस्कवरी। कायरो सियोन ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, वही लड़का था। ब्लंद हरी आंखों वाली औरत ने तुरंत पूछा, मिनिस्टर, क्या आपको लगता है वो लड़का जिंग डेओक्सियन के साथ मिला हुआ है? कायरो सियोन ने टेबल पर फैले माप पर नज़र टिकाए रखते हुए कहा, नहीं, वो बस एक नॉर्मल हाई स्कूलर होगा, लेकिन क्योंकि उसी समय उसकी मुलाकात जिंग डेओक्सियन से हुई थी, शायद उसी से हमें पता चल सके कि आखिर जिंग डेओक्सियन ने उस जगह पर ज़्यादा वक्त क्यों बिताया। कोई तरीका निकालो और उस लड़के को ढूंढो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। असल में उन्होंने उस यूथ पर ध्यान ही नहीं दिया था। ऊपर से शाम का वक्त था और लड़का सिंपल होम क्लोथ्स पहने था, कुछ भी खास नहीं जिससे पहचान आसान हो। अब बिना क्लू के उसे ढूंढना आसान नहीं था। कायरो सियोन ने काम आवाज़ में कहा, मैं उस लड़के की स्केच बना देता हूँ। उस समय उस जगह पर घर के कपड़ों में होना साफ बताता है कि वो पास ही रहता है। आसपास की कैमरास चेक करो, शायद किसी में उसकी फुटेज मिल जाए। उसे तुरंत ढूंढ कर ले आओ। दूसरी तरफ जू वेन लॉस्ट इमॉर्टल सूत्र हाथ में लिए सोच रहा था कि इसे अपने घर से बहुत दूर छोड़ आए, मगर जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला उसने देखा एक कार सड़क किनारे खड़ी है। कार में लाइक शुअन बैठा था और हाथ हिलाकर इशारा कर रहा था। जू वेन ने पास जाकर पूछा, कुछ हुआ? लाइक शुअन बोला, पहले कार में बैठो। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर सरक गया। जू वेन को इशारा किया कि आकर बैठ जाए। जू वेन थोड़ी देर सोचा, फिर अंदर जा बैठा। लाइक शुअन ने खिड़की बंद की, फ़ोन निकाला और जू वेन को देते हुए कहा, ज़रा ये देखो। जू वेन ने सस्पिशियस नज़र से देखा। स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर थी। वर्ड्स बहुत छोटे थे। उसने जूम किया और फिर साफ पढ़ सका। ये रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था कि एंशिएंट इनलेट के पास एक नया डायमेंशनल जोन मिला है और उसके अंदर कंपेनियन बीस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन्स डिस्कवर हुए हैं। रिपोर्ट में कुछ डेटा और एनालिसिस भी दिया था। जू वेन ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? लाइक शुअन उत्साह से बोला, एंशिएंट इनलेट सनसेट कॉलेज के अंदर है, मतलब ये नया डिस्कवर्ड डायमेंशनल जोन फ्यूचर में सनसेट कॉलेज का होगा। जू वेन अब भी समझ नहीं पाया। तो लाइक शुअन ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, तो ये कि सनसेट कॉलेज के स्टूडेंट्स को इस नए जोन में एंट्री का मौका मिलेगा और वहाँ ऑर्गन टाइप कंपेनियन बीस्ट्स हासिल करने का चांस होगा। जू वेन फिर भी शांत रहा। लाइक शुअन ने लंबी सांस लेकर समझाना जारी रखा, हो ऑर्गन टाइप कंपेनियन बीस्ट्स बेहद रेयर होते हैं। शायद तुमने इनके बारे में ज़्यादा नहीं सुना, लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये सामान्य कंपेनियन बीस्ट से कहीं ज़्यादा कीमती है। सोचो, अगर किसी का हाथ पूरी तरह खराब हो जाए या हाथ डिजीज़ से मौत के करीब हो और उसके पास हार्ट शेप का कंपेनियन बीस्ट हो, तो वो हाथ से फ्यूज़ होकर उसका हार्ट रिप्लेस कर देगा और उसका फंक्शन। और जू वेन ने आखिर कहा, हाँ, सुनने में यूज़फुल लगता है। लाइक शुअन लगभग उछल पड़ा। यूज़फुल, ये उससे कहीं आगे की चीज़ है। लीग में हर साल कितने लोग हार्ट डिजीज़ेज़ और ऑर्गन ट्यूमर्स से मरते हैं, जानते हो? ऐसे कंपेनियन बीस्ट्स एस्ट्रोनॉमिकल कीमतों पर बिक सकते हैं, और अगर तुमने खुद के लिए रख लिया तो डायमेंशनल जोन्स में एडवेंचर करते वक्त ये तुम्हें
लिटरली एक एक्स्ट्रा लाइफ देगा समझे। लाइक शुआन ने लंबा लेक्चर देकर अंत में कहा, ये जोन सिर्फ सनसेट कॉलेज वालों के लिए होगा, देर मत करो, मेरे साथ सनसेट कॉलेज चलो। न्यूज़ ऑफिशियली अनाउंस हो गई तो पूरे देश के टॉप स्टूडेंट्स यहाँ अप्लाई कर देंगे, स्पेशल कोटा बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होगा। जू वेन ने तुरंत कहा, ठीक है मैं जाकर रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। असल में वो अनफैमिली से ज़्यादा तय नहीं रखना चाहता था, लेकिन अगर सनसेट कॉलेज जाना उसे कई फायदे देता है और अनफैमिली से नॉर्मल लाइफ बच सकती है तो ये मौका छोड़ने का कोई रीज़न नहीं था। लाइक शुआन ने कहा, इंटरनेट पर एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और मुझे अपना आईडी कार्ड दे दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। जू वेन ने अपने फ़ोन से ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया और आईडी कार्ड लाइक शुआन को दे दिया। लाइक शुआन बोला, परफेक्ट, अब मैं लोयांग जा रहा हूँ, अगर यहाँ तुम्हारा कुछ खास काम नहीं तो सामान पैक करो और मेरे साथ लोयांग चलो, मैं तुम्हें सनसेट कॉलेज और लोयांग दोनों घुमा दूंगा। जू वेन ने कहा, ठीक है, 1 मिनट रुको। वो घर गया सामान पैक करने। लाइक शुआन भी पीछे पीछे बोला, रुको मैं मदद करता हूँ। असल में जू वेन के पास ज़्यादा सामान था ही नहीं, बस ज़रूरी कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें उठाईं और दोनों गाइड सिटी से निकल गए। गाइड सिटी से लोयांग का सफ़र पहले 3-4 घंटे का था, लेकिन अब कई इलाके डायमेंशनल जोन्स बन चुके थे। उन्हें बाईपास करते हुए सफ़र दोगुना हो गया। उन्हें वहां पहुंचने में 10 घंटे से भी ज़्यादा लग गए। लाइक शुआन ने सोचा था सफ़र में जू वेन से अच्छी बातें करेगा, लेकिन उसे निराशा हुई क्योंकि जू वेन ने कार में बैठते ही फ़ोन निकाला और गेमिंग शुरू कर दी। उसकी नज़रें पूरी तरह स्क्रीन पर थीं। लाइक शुआन ने सोचा, ये लड़का सच में गेमिंग का दीवाना है या बस एक्ट कर रहा है। अगर एक्ट है तो ये सबसे बड़ा एक्ट है, लेकिन जिस तरह ये लगा है लगता नहीं कि ड्रामा कर रहा है, ये सच में ऑब्सेस्ड है। उसने थोड़ी देर तक उसे खेलते देखा, लेकिन उसे ये सब बेहद बोरिंग लगा। वही बार बार मॉन्स्टर आंट्स को मारना, एंडलेस ग्राइंडिंग। आखिर वो बोर होकर पूछ बैठा, जू वेन, ये गेम इतना फन है क्या? जू वेन ने नज़र स्क्रीन से हटाए बिना कहा, फन है। असल में उसे डर था कि लाइक शुआन कुछ नोटिस न कर ले, इसलिए उसने एंशिएंट इंपीरियल सिटी में एंटर नहीं किया, बस आंट नेस्ट में ही ग्राइंड करता रहा। असल में जू वेन ने फ़ोन मिलने के बाद अर्थ के सारे डायमेंशनल जोन्स के बारे में रिसर्च की थी और उसे पता था रियल वर्ल्ड में आंट नेस्ट जैसा जोन तो है, पर वैसा नहीं जैसा उसके गेम में है, और विगर आंट्स वो तो असलियत में एग्जिस्ट ही नहीं करते।